दुनिया भर के बाजारों से आज फिर है मिले जुले संकेत और एसजीएक्स निफ्टी में है सुस्ती, लेकिन बाजार रहेंगे चुस्त दुरुस्त और मौके मिलेंगे आपको दोनों ही तरफ। तो आज के सेशन की क्या करें तैयारी और कैसे करें ट्रेड, आप इस पर रहेगा फोकस। शेयर बाजार लाइव में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। और आज तो बाजार के लिए सर बहुत बड़ा दिन भी है, अहम दिन है। 1 साल मार्केट बॉटम का, पूरा 1 साल, 23 मार्च। Yes. 1 साल पहले मूड माहौल याद है सर इस दिन? मतलब लगने वाला था। हाँ, लेकिन उस दिन एक बहुत अच्छी बात हुई थी और वो ये हुई थी, और अगर याद होगी आपको और मेरे लिए भी अच्छी, शायद हमारे कई सारे ऐसे दर्शक हैं जिन्होंने उस दिन निवेश किया कि आज हम अपने कैश का 40% एक साथ डाल रहे हैं। और मैंने कहा कि मैं खुद अपना पैसा डाल रहा हूँ। और आज सोचे हाँ, ये ज़रूर कहूँगा और एडमिट भी करूँगा, कन्फेस भी करूँगा कि तब ये नहीं पता था कि 1 साल में इतना सब कुछ और इतना अच्छा देखने को मिलेगा। सोच ये रहे थे कि 6 महीने तक पैसा लगाइए, शॉर्ट ब्लास्ट SIP कीजिए और 6 साल बाद मुस्कुराने का मौका मिलेगा। लेकिन यही बाजार की खूबसूरती है कि 60 दिन में आपको इतना परेशान कर दे कि आपको लगता है कि ये मार्केट हमारे लायक है नहीं, कि किस तरह से 12,400 के हाई से आप 7,500 तक पहुंच जाते हैं। और 6 साल छोड़िए, 6 महीने में आपको इतना खुश कर दे कि इससे बढ़िया कोई जगह है नहीं। तो ये जो लर्निंग्स हैं 2020 की, मेरे ख्याल से मेरे करियर के 27-28 साल के करियर में सबसे बेहतरीन साल रहा है सीखने के लिहाज से। और इस साल जितना सीखा है दोनों ही तरफ, तेजी और मंदी की तरफ, तो हम इसी पर आज सीरीज भी कर रहे हैं और इसी पर विशेष शो भी। तो आज की सीरीज में कल आपने सुनील सिंघानिया साहब को सुना, आज प्रशांत जैन साहब हैं जिन्हें 40 साल के आसपास का गहरा अनुभव है बाजार का। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि बॉटम से टॉप तक की जो ये यात्रा रही है बाजार की, इसमें क्या कुछ हमारे लिए सीखने के मौके। लेकिन इसके अलावा एक बड़ा स्पेशल शो है मेरा और दीप का। कितना बजे रखा है दीप को? दोपहर 12 बजे। दोपहर 12 बजे एक विशेष शो है और उसमें भी लर्निंग्स एंड लेसन्स, इसका नाम जो हमने दिया है कि हमने पिछले 1 साल में बाजार से क्या सीखा है और क्या कुछ इन्वेस्टर के तौर पर, ट्रेडर के तौर पर। ये ऐसा नहीं कि सिर्फ इस लर्निंग्स जो है वो ट्रेडर्स के लिए ही है या इन्वेस्टर्स के लिए ही है, सबके लिए है। और इस लर्निंग्स को हम आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। तो 12 से 1 बजे तक का ये शो मिस मत कीजिएगा, मज़ा आएगा ये कह सकता हूँ, और सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। हमने कोशिश की है 27-28 साल में, स्पेशली ये जो पिछले 12 महीनों में जो कुछ सीखा है वो आपके सामने लाने की कोशिश करें। तो आज लंबी इनिंग है दीप, 2 तो मैनेजमेंट है। IDBI बैंक हमारे साथ है जी, सुबह 10:30 पर, 10:40 पर बारबेक्यू नेशन का टॉप मैनेजमेंट है, क्योंकि IPO खुलने जा रहा है कल से। उसके बाद 11 बजे प्रशांत जैन साहब हैं, 12 से 1 आपके साथ इनिंग खेलनी है, और 2 से 3:30 तो है ही। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ सकता है बीच में, उसके लिए भी तैयार रहना पड़ेगा सर। बिल्कुल। तो ढेर सारी चीज़ें हैं। आज के पहले बड़े ट्रिगर्स बताएं सर, फिर सेटअप समझेंगे। बिल्कुल। तो आज के ट्रिगर्स में ग्लोबल मार्केट से संकेत बहुत ही बेहतरीन है। जब भारतीय बाजार बंद हुए तो 75-100 पॉइंट नीचे डाउ फ्यूचर्स नीचे ट्रेड करते हुए दिख रहे थे। उसके विपरीत लगभग 100 अंकों की तेजी बनी है, यानी कि लगभग 200 अंकों की तेजी को हमें डाउ की डिस्काउंट करना चाहिए। नेस्डेक फ्यूचर्स जरूर ऊपर थे 75-100 पॉइंट ऊपर, लेकिन उसके मुकाबले में कहीं ज़्यादा मजबूती के साथ बंद हुए। तो अमेरिका से कोई संकेत खराब है नहीं, और डाउ फ्यूचर्स भी लास्ट मैंने देखा था तब तो हल्के हरे निशान भी नजर आ रहे थे। तो ऐसे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एशिया में सुस्ती है। आज लोन मॉनिटोरियम मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा। अब लोन मॉनिटोरियम वाला मामला फैसला अहम तो होगा, इस पर विस्तार से बातचीत भी करेंगे। लेकिन वेदांता का ओपन ऑफर जो प्रमोटर्स की तरफ से बायबैक का है 235 रुपये का, वो खुला हुआ है। थोड़ी देर में बताएंगे आपको इस ओपन ऑफर में आप शेयर टेंडर करें या ना करें। BML के लिए कई बोलियां मिली है, ऐसा खुद दीपम ने कहा है, यानी कि डाइवेस्टमेंट को लेकर सरकार की तरफ से बढ़िया खबरें आती हुई दिख रही है। सरकारी कंपनियों का साल है, दिन या हफ्ता नहीं, महीना नहीं, ये पूरा साल सरकारी कंपनियों के नाम पर है, जो हम लगातार आपको कह रहे हैं कि ये साल सिर्फ और सिर्फ सरकारी कंपनियों का। किसी भी सरकारी कंपनी में मतलब बहुत ही खराब ना हो, कहीं भी लेवल पर, किसी भी लेवल पर अगर आपने पैसा लगाया है तो पूरी संभावना है कि आपके पैसे बनेंगे। अगर अच्छे लेवल पर एंट्री करें तो और भी बेहतर। क्या थीम पकड़ी है सर आपने, और रोज कुछ ना कुछ अपडेट तो आ ही रहा है। आज हमारे पास एक और एक्सक्लूसिव खबर भी है। मतलब थीम का मतलब ये है कि अगर 8 रुपए वाला MTNL 25 रुपये हो जाए, इससे बढ़िया मतलब कोई मूव हो नहीं सकता। क्योंकि आप देखिए अच्छे से अच्छे और कमज़ोर से कमज़ोर सरकारी कंपनियों के शेयर चल रहे हैं, और वजह है कि जहां ट्रिगर है, जहां रीरेटिंग होने की संभावना है, जहां वैल्यू अनलॉकिंग होने की संभावना है, जहां एसेट बिक्री की संभावना है, अब बाजार सेंस कर रहा है। ऐसा नहीं कि 2 साल पहले या 1 साल पहले इनके पास एसेट्स नहीं थी, या इनके पास लैंड बैंक नहीं था, या ये नहीं कर सकते थे, लेकिन होने में
और करने में बड़ा फर्क है। वो फर्क जो था वो फर्क ये था, और इसके चलते इन सरकारी कंपनी को वो वैल्यूशंस नहीं मिलते थे, वो सम्मान, वो रेस्पेक्ट, उस इज्जत की नज़र से, मतलब कोई हालत ये कि मतलब कोई बड़ा इन्वेस्टर अगर खरीद भी ले पीएसयू स्टॉक तो बोलेगा नहीं कि मैंने खरीदा है जी, मतलब ऐसा लगेगा कि पंटर है। हाँ। आप समझिए वो उस तरह की फीलिंग थी लोगों में, अरे तुम ये खरीदते हो, वो वाली चीज़ थी। अब उससे आप देख रहे हैं कि रेस्पेक्ट वाली बात है। हाँ, मैंने सरकारी कंपनियों के शेयरों में इन्वेस्टमेंट किया है, उसमें कहने में बड़े इन्वेस्टर को शर्म नहीं है। तो ये बड़ा बदलाव है कि आप जो सरकार की तरफ से सोच और जो डाइवेस्टमेंट को लेकर या फिर एसेट मोनेटाइजेशन को लेकर जो कुछ प्रोसेस हो रही है उसको आप रेस्पेक्ट से देख रहे हैं, उस पर भरोसा कर रहे हैं और बाजार उसके बाद ये वैल्यूएशन दे रहा है। तो मुझे लगता है अब भी इन सरकारी कंपनियों में ये पूरा साल बहुत एक्शन रहने वाला है। दीप, अभी तक तो कुछ ही नहीं हुआ है, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है। एक आप खाली बीपीसीएल का अच्छा डाइवेस्टमेंट करके दिखाइए, उसके बाद देखिए सबकी री रेटिंग कैसी होती है। होना चाहिए, बस होना चाहिए। अगर एक अच्छे दाम पर बीपीसीएल को कोई बढ़िया विदेशी कंपनी लेकर जाती है, ये पूरी मतलब आगे का मूड माहौल सेट कर देगा। क्योंकि और जैसे आप किसी प्राइवेट कंपनी में भी देखिए, कोई विदेशी प्रमोटर आकर खरीदता है और उसके बाद उसका नाम बदलता है, तो नाम बदलने से ही क्या कुछ बदल जाता है। सिमिलरली बीपीसीएल का नाम कोई एक विदेशी कंपनी के नाम पर हो जाए जो खरीदने के बाद, तो सोचिए क्या री रेटिंग होगी और क्या वर्किंग आएगी। वो आप देख चुके हैं, कई सारी सरकारी कंपनियों के प्राइवेटाइजेशन के बाद उनकी जो परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई है वो देखिए। ऐसे में डेफिनेटली बड़े गेम चेंजर होंगे। तो अब भी हर गिरावट में सरकारी कंपनी में निवेश के मौके, बिल्कुल हर गिरावट में निवेश के मौके हैं। अनिल जी की तो थीम रही है इस साल की, नजर रखिए। आज भी हमारे पास आपके लिए कुछ एक्सक्लूसिव अपडेट्स हैं। सर, एक और स्टॉक की चर्चा करनी है, पीएसयू स्टॉक्स पर तो हम चर्चा करते हैं, पर आपका एक फेवरेट वेदांता जी, आज से ओपन ऑफर खुल रहा है, प्राइस भी बड़ा है, साइज भी बड़ा है, पार्टिसिपेट करें या नहीं? ऐसे जो रेशियो है उस लिहाज से आप देखेंगे 17.5% का ओपन ऑफर है, राइट। मेरे ख्याल से 55% के आसपास की ऑलरेडी प्रमोटर्स की हिस्सेदारी है, 17.5% वो और लेंगे। रेशियो के हिसाब से देखें तो लगभग 50% अगर आप बायबैक में देते हो तो 50% आपका एक्सेप्ट होगा जी, और बाकी 50% आपके पास वापस आ जाएगा। जो एक बड़ी गलती कुछ इन्वेस्टर्स कर रहे हैं कि 220-21 में खरीद लीजिए, 235 में टेंडर कर लीजिए, आराम से 15 रुपये बन रहे हैं और 50% आपका चले जाएगा, 50% एफएनओ में बेचकर हेज कर लीजिए, बढ़िया रिटर्न 2.5-3% का छूट रहा है। ये एक बढ़िया आर्बिट्राज है, 100% ये बढ़िया आर्बिट्राज है। लेकिन गलती है हेज करने की। ये हेजिंग आपको कभी भी बाद में शॉर्ट कवरिंग दिखा सकती है। तो मेरा ये समझना है सबसे बढ़िया काम जो कर सकते हैं, पहली चीज़, अगर आपके पास वेदांता के शेयर हैं, ओपन ऑफर में तो वही दे सकता है जिसके पास डिलीवरी है। जिनके पास डिलीवरी है उन्हें छूना भी नहीं है, कुछ नहीं करना है। ना 235 में देना ही नहीं है, आपके लिए है ही नहीं। भूल जाइए कि आपके लिए ओपन ऑफर आया, ठीक है, आपको तो रखना ही है। अगर 235 में प्रमोटर लेने को तैयार है, 87 में भी तैयार थे, 150 में भी तैयार है, 235 में भी तैयार है, तब कम ले रहे थे 160 में 10%, अब 235 में 17.5% ले रहे हैं। आपको क्या जल्दी है देने की? करेक्ट। और आपका बड़ा भाई है LIC जो खुद बोल रहा है 320 तो हमारे हिसाब से भाव बनता है, तो 320 के पहले तो टच नहीं करना है। अब इसका मतलब ये नहीं कि 230-35 वाला स्टॉक कभी 175-80 नहीं हो सकता है, बाजार है, सब कुछ है। आज तो ट्रिगर है तो टिका हुआ है, मार्केट के साथ ऊपर नीचे होगा। लेकिन अगर वैल्यू है, अगर बिजनेसेस सारे चल रहे हैं, मेटल्स की बड़ी कमोडिटी साइकिल 7-8 साल की है, सिल्वर देखिए, जिंक देखिए, निकल देखिए, इवन कच्चा तेल देखिए जो कैन है, तो फिर सब बिजनेस अगर फ्लाई कर रहे हैं। बोरोइंग वगैरह को लेकर जो चिंताएं एक साल पहले थी, आज सब बदल गई है। एक साल पहले लोग इनके बॉन्ड डी कर रहे थे, रेटिंग कम कर रहे थे, आज खड़े होकर पैसा देने को तैयार है वेदांता को। ये बदला है एक साल में। इसलिए आपको इन्वेस्टर के तौर पर, क्योंकि जो ओपन ऑफर में वही लोग दे सकते हैं जिनके पास डिलीवरी है, और डिलीवरी उनके पास होती है जो इन्वेस्टर है। इन्वेस्टर को तो हाथ भी नहीं लगाना, देना ही नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो आर्बिट्राज करके देने की सोच रहे हैं कि 220-21 में ले लें, 235 में ले लें 50%, हाँ, अगर आप कम रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर्स हैं, बिल्कुल रिस्क नहीं चाहिए, तो फिर आप आर्बिट्राज करें। लेकिन आर्बिट्राज करें तो 50% का तो बिल्कुल ना करें। एक्सेप्टेंस रेशियो उससे कहीं ज़्यादा आना चाहिए। मेरे हिसाब से 70-75% तो मिनिमम आ सकता है, हो सकता है 100% भी आ जाए तो बड़ी बात नहीं है एक्सेप्टेंस रेशियो, क्योंकि ज़्यादातर लोग देंगे नहीं जी। अब वही वाली बात है ना दीप के 140-50 रुपये में उस समय फंड मैनेजर्स टेंडर कर रहे थे, 235 में कोई टेंडर नहीं करेगा। मूड माहौल बदल गया, आउटलुक बदल जाता है। तो इसलिए पहली चीज़ ये, अगर आप वाकई में आर्बिट्राज करना चाहते हैं, खरीदिए 220 में,
235 में दे भी दीजिए, जितना गया गया, बच गया डिलीवरी, क्या फर्क पड़ता है? वेदांता लेके कौन सी टेंशन है आपको? रख लीजिए, बाद में ऊपर में बिक जाएगा, ऊपर में नहीं बिका तो इन्वेस्टमेंट के तौर पे पड़ा है आपके पास, आगे पीछे तो बिकना ही है ऊपर। सो आर्बिट्राज में एग्रेसिवली शॉर्ट करने की गलती ना करें। अच्छा, हाँ, कि ऐसा नहीं 50% रेशियो दिख रहा है तो 50% ही करना ही है, तो 20-25% कर लें मैक्सिमम, उससे ज़्यादा ना करें, ताकि आपका रिटर्न ज़्यादा बन सके। पैसा कमाना है, 15 रुपये आपको सीधे सीधे खुले खुले मिल रहे हैं, 220-21 आता है जी, और हो सकता है अभी तक तो 4 अप्रैल है ना डेट, 4 अप्रैल के पहले ही आपको 230-32 दिख जाए तो वहीं दे दीजिए, 10-12 रुपये क्लीन बन गए आपके आराम से। क्लियर बात है सर, ये कमाई का मौका है। समझ गए। तो कमाई का मौका वैसे है, पर इन्वेस्टर या पोर्टफोलियो में जिसके है ना, डिलीवरी छोड़ने की जरूरत नहीं है, पकड़े रखें। 100%। ठीक है सर, क्लियर रह रहा है वेदांता पर। आज से शुरू हो रहा है डी लिस्टिंग ऑफर, 4 तारीख तक खुला रहेगा। अच्छा सर, आज एक अहम दिन और है, फाइनली सुप्रीम कोर्ट में मॉरेटोरियम मामले पर सुनवाई आएगी। भूल ही गए थे कि यह मामला भी बचा हुआ है अभी तक। मुझे लगता है कि भूलने जैसी ही डिसीजन भी आनी चाहिए। अच्छा। क्योंकि देखिए 6-8 महीने पहले, 9 महीने पहले मामला गर्म था जी, उस समय मॉरेटोरियम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कितना होना चाहिए, क्या होना चाहिए, टर्म्स कंडीशन कैसी होनी चाहिए, उन सारी चीज़ों पे बैंक्स भी परेशान थे, बोरोअर्स भी परेशान थे। जी। आज चीज़ें ही बदल चुकी है दीप, अब लाइफ बैक टू नॉर्मल है। करेक्ट। तो आई डोंट थिंक कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई बड़ा हार्श फैसला आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट शायद ये कह दे कि भाई कोई सेलेक्टिवली आप कुछ सेक्टर्स देख लीजिए जहां लाइफ अभी भी बैक टू नॉर्मल नहीं है, कि जैसे फॉर एग्जांपल अभी भी होटल वाले बिजनेस पूरे 100% वैसे नहीं आए, या कुछ कुछ बिजनेस आपके टूरिज्म, ट्रेवल्स, एयरलाइंस, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रैवल अभी भी ढंग से नहीं खुला, तो जो बिजनेसेस अभी भी अफेक्टेड है वहाँ पर आप फ़ायदा दे दीजिए। तो ओवरऑल एकदम बैंक्स के अगेंस्ट में फैसला आएगा, इसकी संभावना मुझे कम दिखी। ये मेरी लॉजिकल थिंकिंग है। सही बात। सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देगा क्या नहीं देगा वो अपनी जगह है, तो देखते हैं क्या कुछ फैसला होता है। लेकिन अब वो बड़ा डर जो है जी, वो निकल गया। और सबसे बढ़िया चीज़ तो ये दीप एक चीज़ है, जो भी आए आ जाए, एक बार खत्म हो जाए। हाँ, मतलब तलवार जो लटकी हुई कि क्या होगा क्या नहीं होगा, और उसके बाद बैंक्स को भी पता चले कि हमें कितनी प्रोविजनिंग करनी है, कितनी नहीं करनी है, उगाई कितनी करनी है, लोगों को भी पता चले कि जो मॉरेटोरियम का फायदा ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, कब तक लेना है, कितना लेना है, क्लैरिटी आ जाएगी कम से कम। ये ठीक है। सही बात है। तो चलिए, उस लिहाज से अच्छा है कि आज फाइनली खत्म। हाँ, लेकिन इसके चलते बैंकिंग शेयरों पर, बैंक निफ्टी पर थोड़ा एक्शन दोनों ही तरफ बड़ा हो सकता है। आज उसकी सावधानी आपको रखनी पड़ेगी। ठीक है सर, तो बैंक निफ्टी वैसे भी आपने कहा ही है कि मूव देगा तो आगे भी ज़्यादा देगा, नीचे भी ज़्यादा देगा। बिल्कुल। और आज तो पूरा बनता ही इनका लीडरशिप लेने का, क्योंकि देखिए अगर कमज़ोर होना है तो बैंक निफ्टी तो कमज़ोर है ही, कल भी 0.2% नीचे बंद हुआ है, जबकि निफ्टी तो 7% ही। तो इससे ज़्यादा कमज़ोरी का सबूत आपको क्या चाहिए कि पिटा हुआ साहब। अब अगर रिकवरी आनी है तो भी इतना पिटा हुआ है अभी तक। निफ्टी तो 14,350 का लो बनाकर 14,750 है, 400 पॉइंट ऊपर है। बैंक निफ्टी तो अपने लो के आसपास ही है। करेक्ट। 33,600 पे 33,350 75 का लो बनाया है, तो आप तो कहीं ऊपर आए ही नहीं। तो उस हिसाब से देखें तो अगर बैंकों के लिए कुछ अच्छा आ गया तो रिकवरी भी उतनी ही शार्प होगी। ओके। या आज ये गिरने और बढ़ने दोनों में यही आगे रहेंगे। आज दोनों में आगे, बाद में सुप्रीम कोर्ट का फैसला कब कितना बजे आता है टाइम तो मुझे नहीं पता एग्जैक्टली कितना। 10:30 शुरू होगा, 10:30-11 बजे के आसपास कभी भी आ सकता है, तो उसकी तैयारी रखिएगा। बिल्कुल सर, तो तैयार रहेंगे उसके लिए। आज का सेटअप भी समझे सर, फिर जो कल आखिरी घंटे में रिकवरी हुई है उसका आज कुछ फायदा मिलेगा, क्या संकेत कह रहे हैं सर आज के? देखिए दीप, इसमें कोई डाउट नहीं कि अमेरिका के संकेत काफ़ी बेहतर हैं और ग्लोबल संकेत मैंने पॉजिटिव साइड पर रखे हैं। बाकी संकेत सारे मैक्सिमम न्यूट्रल साइड पर। देखिए FI न्यूट्रल, DI न्यूट्रल, FNO न्यूट्रल, सेंटिमेंट न्यूट्रल, ट्रेंड न्यूट्रल। जी। सिर्फ एक पॉजिटिव है, नेगेटिव कुछ नहीं है। ये अच्छी बात है। रेंज जोन 14,700 14,735 जहां कल आप बंद हुए, यही रेंज पहला सपोर्ट जोन है। इसके नीचे 14,550 14,600 दिन के लिए मजबूत सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। ऊपर 14,750 से 14,850 पहली हल्की रुकावट का लेवल है। उसके पार 14,900 14,950 स्ट्रॉन्ग सेल जोन, प्रॉफिट बुकिंग जोन जिसे आप मान सकते हैं। 14,900 14,950 की रेंज में बेचना भी चाहिए। अब तो मुश्किल ही लगता है, सुबह तो 80-85 पॉइंट की मजबूती दिख रही थी, अब तो गिव अप कर दिया। अब गिव अप कर दिया। ठीक है सर, ये हो गया। बैंक निफ्टी 33,400 दिन का सपोर्ट जोन है, और ऊपर में 33,000, उसके नीचे वैसे जाने नहीं चाहिए, जाने के बाद रिस्क खुल जाती है। 33,300 तोड़ने के बाद मामला बैंक निफ्टी में सीरियस हो सकता है, और तब आखिरी उम्मीद आपकी 33,000 है।
तो आज 33,000 के नीचे के लेवल्स मैंने निकाले ही नहीं, मुझे डर लगता है तो मैंने छोड़ दिए। 33,300 के नीचे से ही बहुत ख़राब होना आप शुरू कर देंगे। 33,100 स्ट्रॉन्ग बाय जोन है आपके लिए, ये आपके लिए नीचे का सपोर्ट जोन हो गया। ऊपर में 34,125, 34,225 दिन की हाई रेंज है। इसके ऊपर निकले तो 34,425, 34,500 वो रेंज है जहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आती दिखेगी। क्लियर है सर, ये तो रही बड़ी रेंज। दिन के क्या लेवल्स हैं आज के लिए? दिन के लेवल्स 14,700, 14,785 ये दिन की छोटी रेंज निफ्टी की मानकर चलें। ब्रॉडली 14,700, 800 मान सकते हैं। 14,700, 14,785, 775 के आसपास दिन की छोटी रेंज है। 14,600, 14,900 दिन की मीडियम रेंज है। 14,550, 14,950 दिन की बड़ी रेंज। थोड़े बड़े लेवल्स आए और वो बड़े लेवल्स आने की वजह है कि इंट्राडे में बाजार में मूव काफ़ी है, उसको देखते हुए बड़े लेवल्स मैं आपको दे रहा हूँ। बैंक निफ्टी 33,350, 33,850 दिन की छोटी रेंज है। इस रेंज के किसी तरफ एक बार बाहर निकले तो फिर आप बड़ा मूव आते हुए देखेंगे। 33,100, 34,125 ये मीडियम रेंज है। ज़्यादा संभावना इसी रेंज से काम चला ले, लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट का अगर डिसीजन नहीं होता तब तो दीप मैं पक्के तौर पर कहता कि ये रेंज काफ़ी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन किसी भी तरह से आप बड़ा मूव आते हुए देख सकते हैं। अब जो बड़ी रेंज है वो 33,000 से लेकर 34,225 की, लेकिन अब मैं पूरे कहना चाहिए होशो हवास से ये कह रहा हूँ कि ये बड़ी रेंज कभी भी टूट सकती है, किसी भी तरफ। इंतजार तो उसी का है किसी भी तरफ टूट सकती है आज। कोई क्योंकि आज बड़ी इवेंट है, तो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद हो सकता है आप 34,225 को पार करके भी निकल जाए, हो सकता है आप 33,000 को भी तोड़ दे। इस बात की पूरी संभावना है, ये मान के चलिए। तो उस हिसाब से अपनी पोजीशन रेडी रखें। हाँ ठीक है सर, रेडी रहेंगे उस हिसाब से। आज का एक्शन, एक चीज़ इंटरेस्टिंग है कि कल हालांकि एंड में रिकवरी हुई पर पोजीशंस तो हल्की होती हुई कल दिखी है सर। पोजीशन हल्की हुई है थोड़ी सी, मतलब उसका रीज़न ये है कि एफआईएस की तरफ से खरीदारी के आंकड़े नहीं आए, वो हम आगे विस्तार से बात करेंगे। लॉन्ग पोजीशन भी उन्होंने घटाई है, 64 से 62% की है। पुट कॉल रेशियो 1.20 से 1.14 आया है, यानी कि रिकवरी आ रही है ऊपर के लेवल पे। थोड़ा लोग अपनी लॉन्ग पोजीशन भी कम कर रहे हैं तो शॉर्ट भी कम कर रहे हैं। ऐसा नहीं खाली लॉन्ग कम कर रहे हैं, शॉर्ट भी कम कर रहे हैं कि ठीक है रेंज बाउंड मार्केट है, नीचे आए तो शॉर्ट काट लो, ऊपर आए तो लॉन्ग कम कर लो, वो वैसा वाला मामला दिख रहा है। विक्स थोड़ा सा बढ़कर आया 3%, कोई खास बात नहीं है, ये आपके लिए डेटा है। पूछने का वजह ये था इसी कि इसके बावजूद निफ्टी एटलीस्ट अपने अहम सपोर्ट के ऊपर बंद हो, जो आपने कहा कि एमए लेवल 14,700 के ऊपर बंद होना चाहिए था। तो अब आप इसको जैसे देखना देख लो कि अच्छी मजबूती के साथ बंद होना चाहिए, नहीं हुआ कि एफआईएस की खरीदारी के बावजूद। खराब बंद हो सकता था, वो भी नहीं हुआ एफआईएस की सेलिंग के बावजूद। तो मतलब न्यूट्रल सा मार्केट है। मतलब अच्छा, दूसरा ये कि 4 दिन खरीद कर 1 दिन थोड़ा सा बेच दिया, तो अब आप उससे क्या मतलब निकालो। 4-5 दिन घरेलू फंड बेच के 1 दिन खरीद ले तो उससे क्या मतलब निकालो। तो मेरे ख्याल से वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन ज़्यादा है। भाई ऐसा है ना, हमको तो इनका दिमाग पढ़ना है कि एफआईएस क्या सोचें, घरेलू फंड क्या सोचें, या हमको तो डेटा पढ़ना है कि डेटा क्या कह रहा है। अब जब ये कुछ कह ही नहीं रहे सही बात, तो हम क्या पढ़ेंगे। सही बात है भाई, मतलब ऐसा नहीं कि हमारा व्यू नहीं बन रहा है जी, हमारा व्यू पूरा क्लियर है कि मार्केट रेंज बाउंड और कंफ्यूज है। और क्यों है? क्योंकि एफआईएस भी वैसे ही है, डेटा भी वैसे ही है। अगर ये क्लियर होंगे तो हम क्लियर बता देंगे। इसमें तो कई बार लोग कहते हैं कि आपको व्यू क्लियर नहीं है, और व्यू मेरा थोड़ी है, व्यू तो डेटा में और एफआईएस के एक्शन में या घरेलू फंड्स के एक्शन में। अगर वही क्लियर नहीं है तो वैसे ही व्यू बनेगा, अगर वो क्लियर है तो क्लियर कट व्यू बनेगा। तो अभी जो मामला है वो बड़ा मिक्स है। मतलब मिक्स है, मतलब ये कि किसी को भी इंडेक्स में बहुत तेजी या बहुत मंदी नहीं दिख रही है, स्टॉक्स में बहुत तेजी बहुत मंदी नहीं दिख रही है। रेंज बाउंड है, ऊपर आए तो बेच दो, नीचे आए तो ले लो, 1 दिन खरीदेंगे 1 दिन बेचेंगे टाइप्स। तो जब तक इस चीज़ में कोई खास बदलाव ना हो, आपको भी वैसे ही रहना है, उसी रेंज में करना है, जो फ्लो है उसके साथ बहते चलिए। और ये वन ऑफ द लर्निंग्स है जो आपने सिखाई है इस पिछले 1 साल में, जिसके बारे में भी आज मैं कई बार होता है कि जब देखता हूँ दीप डेटा बनाकर बैठता हूँ और मैं जब स्ट्रेटेजी बनाने लगता हूँ तो मुझे लगता है कि व्यू क्लियर नहीं आ रहा, फिर मैं वापस घुसता हूँ फिर से। मतलब वो कहते हैं कि जब आपको लगता है तो बैक टू बेसिक्स जाए, तो वापस डेटा देखता हूँ, फिर तो नहीं बराबर है। अगर व्यू नहीं बन रहा है तो डेटा भी वैसे ही है, एक्शन भी वैसा ही है। सही बात है सर। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूज्ड है, डायरेक्शन की सर्च में है, पर एग्जिस्टिंग पोजीशंस हैं तो फिर क्या करें? लॉन्ग पोजीशन अगर आपकी है तो 14,600 दिन का स्टॉप लॉस रखिए, थोड़ा सा नीचे 125 पॉइंट। और अगर आप क्लोजिंग बेसिस पर रखना चाहते हो तो 14,700 का रखिए। ओके, यहाँ स्टॉप लॉस छोटा कर दिया 14,700 का, क्योंकि अदरवाइज क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस बहुत दूर आता है। 14,525 14,550 आता है, वो 200 पॉइंट दूर का मुझे देखे मतलब नहीं। इसलिए बेटर है 14,700 का क्लोजिंग स्टॉप लॉस, 14,600 का इंट्राडे, कल का लो तोड़े तो निकल जाए।
निफ्टी का ये हो गया, बैंक निफ्टी का 33,300, 33,350 पिछले 2 सेशन में आपने तोड़ा नहीं है, उसके आसपास जाकर सपोर्ट ले रहे हैं। अब 33,300 तोड़ता है तो फिर इंट्राडे और क्लोजिंग दोनों ही बेसिस पे आपको स्टॉप लॉस लगाकर थैंक यू वेरी मच कर लेना चाहिए। ठीक है, बस सिंपल है। और अगर लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन है तो 14,800 का स्टॉप लॉस रख लीजिए। 2 दिनों में, पिछले 2 दिनों में, कल हमने 14,767 का हाई बनाया जी, परसों 14,788 का बनाया, 14,800 2 दिनों में हमसे पार नहीं हुआ। Correct. अब पार करके टिक जाते हैं, एग्जिट, थैंक यू वेरी मच। और निकल लॉन्ग जाए। पोजीशन भी हाँ, अगर शॉर्ट है इंट्राडे और क्लोजिंग दोनों में 14,800 का रखिए। समझ गया सर। ठीक है। और बैंक निफ्टी पे मैं स्टॉप लॉस छोटा दे रहा हूँ आज, और जानबूझ के दे रहा हूँ क्योंकि बड़ा दिन हो सकता है, किसी भी तरफ बड़ा मुंह आ सकता है। ध्यान से देख लीजिए, 33,850 इंट्राडे भी क्लोजिंग भी। और बैंक निफ्टी में मेरी राय ये होगी दीप, क्लोजिंग स्टॉप लॉस तक का इंतजार ना करें। ओके, आज इंट्राडे स्टॉप लॉस ही, चाहे आप तेजी में मंदी में, तेजी में 33,300, मंदी में 33,850। इंट्राडे स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाए तो छोड़ दीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि 3:30 बजे देखूंगा जी, क्योंकि 3:30 बजे तक कुछ भी बड़ा मुंह आ सकता है। ना आए तो आपकी किस्मत, आ गया तो फिर क्या करेंगे? Correct. फिर अरे मैं तो 33,850 का स्टॉप लॉस सोच रहा था शॉर्ट पे, ये तो 34,400 हो गया, 34,300 हो गया, फिर क्या करोगे? इससे बढ़िया 33,850 भी निपट जाए। सही बात है। शॉर्ट सेट पे ऐसा ही मैं तो सोचा था कि घूम फिर के वापस बंद में तो क्लोजिंग में ऊपर आ जाता है। 33,300 आ भी गया तो क्या हुआ, मैं तो क्लोजिंग तक वेट करूंगा, पता चला 33,000 तोड़ दिया तो। सही बात है। तो इसलिए आज बैंक निफ्टी में इंट्राडे स्टॉप लॉस पे ही आपको ट्रेड करना है, इसीलिए एक ही दिया है, छोटा दिया है, इसको फॉलो करना ही करना है, ये ध्यान रख लीजिए। इसमें कोई चांस नहीं लेना है। एक दिन चांस छोड़ दीजिए ना, बाकी दिन तो आप ले ही सकते हैं, साल के 364 दिन, बाकी आपकी जो मर्जी है वैसा करिए। करेक्ट, आज स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे। ठीक है सर, नई पोजीशंस कैसे बनाएंगे? 14,600 के स्टॉप लॉस से खरीदिए आप, जितना 14,600 के नज़दीक खरीद पाए उतना बेहतर है। ठीक है। 14,775, 14,800, 14,850, 14,900, 14,925 और 14,950, ये ढेर सारे लेवल हैं ऊपर के, जहाँ तक पहुँच पाए उतना बढ़िया है। कोशिश करो, मतलब इरादे तो ऊपर ही रखने चाहिए। टारगेट बढ़ के पहुँचे ना पहुँचे, कोशिश तो करें, सोचेंगे तो पहुँचेंगे। तो ठीक है, ये सारे टारगेट है। 14,950 तक फाइनली थैंक यू वेरी मच हो जाएगा, वहाँ पे जाके रुक जाएगी तेजी। ठीक है। जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं, अब सुबह के माहौल से तो लग रहा था कि एक बार मौका मिलेगा, अभी तो हम सुस्त हो गए। तो 14,900, 14,950 तो बढ़िया रेंज है। लेकिन अब तो यही कि 14,800 माउंट एवरेस्ट दिख रहा है अभी तो, कि वो भी पार होगा कि नहीं होगा 3 दिनों के। तो अब शॉर्ट करने के लिए वही वाली बात है कि कहाँ करें। अभी तो 14,900, 950 ही रखूंगा दीप, लेकिन हो सकता है 14,775, 14,800 भी एक अच्छा लेवल बन जाए। अगर आप पहले नीचे खुलकर 14,600 के आसपास आ जाते हैं, तब तो 14,750, 14,800 भी आपका बढ़िया लेवल होगा, जहां आप शॉर्ट कर पाएंगे अगर रिकवरी आती है तो। अब कहाँ खुल के फिर देखेंगे। अभी तो देखिए, मैदान के बाहर आप स्ट्रेटेजी बना रहे हो, जब खेलने उतरोगे, रियल गेम होगा, तब स्ट्रेटेजी बदलेगी। सही बात है। क्योंकि कई बार ये होता है कि भाई आप खेले तो आप अकेले थोड़ी खेल रहे हो, सामने वाले भी तो टीम है, वो भी तो कुछ स्ट्रेटेजी बनाई। वैसे मार्केट भी तो है सामने, मार्केट कुछ और सोच के आए, देखते हैं क्या होता है। तो तब सोचेंगे 14,775, 14,800 में भी बेचने का सोच सकते हैं। तो देखते हैं क्या कुछ होता है शॉर्ट करने के लिए। लेकिन फिलहाल जो रेंज है वो ये है, 900, 950 टारगेट रखिए, 850, 800, 750, 725 और 700 तक के टारगेट के लिए ये निफ्टी पर बेचने के लिए है सर। बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी में दीप 33,300, अभी मैं स्टॉप लॉस छोटा रख रहा हूँ आपके लिए। ठीक है। हो सकता है 33,350, 33,400 की रेंज में खुले, और अगर 33,300 के नीचे खुल जाए तब तो बेचना ही नहीं है, सॉरी लेना ही नहीं है, माफ कीजिएगा, लेना ही नहीं, फिर तो खत्म है। स्टॉप लॉस के नीचे है तो फिर तो लेना ही नहीं, छोड़ दीजिए। ठीक है। क्योंकि स्टॉप लॉस में आज बहुत क्लियर कट स्ट्रिक्ट दे रहा हूँ 33,300 का जी। और अदरवाइज एक बार आप चांस ले सकते हैं, अगर नीचे खुलता है 33,350, 33,400 की रेंज में एक चांस लेना चाहिए स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। ऊपर टारगेट जो बनेगा 33,850, 34,000, 34,125, 34,225, 425 और 500 तक के मैक्सिमम टारगेट है ये। और ये बड़े टारगेट इसलिए कि बड़ा दिन है मॉरेटोरियम को लेकर, अगर बनी तेजी तो बन भी सकती है। शॉर्ट जो करना चाहते हैं, आइडियल सिचुएशन शॉर्ट करने की आपके लिए 34,225, 34,500 की रेंज, माफ कीजिएगा 34,425, 34,500 की रेंज में आइडियल सिचुएशन कीजिएगा, वहां पर पक्का शॉर्ट करना चाहिए। स्टॉप लॉस 34,600 का रख लीजिए, टारगेट 34,250, 34,175, 34,000, 33,850 और 33,600, ये सारे टारगेट हैं आपके लिए। लेकिन दीप यहाँ पर मैंने शॉर्ट के लिए एक इंटरेस्टिंग और बनाया है, एग्रेसिव ट्रेडर्स अगर शॉर्ट करना चाहते हैं तो वो 34,425, 34,500 तक का इंतजार ना करें। एग्रेसिव ट्रेडर आप नीचे में 34,100, 34,200 में ही शॉर्ट करने का सोच सकते हैं। ओके।
वहाँ पे चांस ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 34,100 34,200 की रेंज है ना, काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेवल दिखा रही रेजिस्टेंस के लिहाज से, बार बार वहाँ जाकर रुक रहे हैं, अटक रहे हैं, और पिछले 5-7 दिन में 3 बार 4 बार उस लेवल के आसपास हम पहुँचे। तो उस रेंज में भी आप एक बार बेच सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस होगा स्ट्रिक्ट 34,350 का जी, 34,000, 33,850, 33,600, 33,400, 33,350 तक के टारगेट के लिए यहाँ पर आप शॉर्ट पोजीशन बैंक निफ्टी में बना सकते हैं, अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर्स हैं तो। चलिए, तो इंटरेस्टिंग सेटअप है। सारी नई पोजीशन अनिल जी ने आपको समझा दी। बैंक निफ्टी पर स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस फॉलो करना है, वॉलेटाइल मूव दे सकता है, और अग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए बैंक निफ्टी पर शॉर्ट करने का भी मौका है। वायदा कारोबार में कोई बदलाव नहीं है सर, सेल और आइडिया बने हुए हैं। अब थोड़ा डेटा समझाएं। 4 दिनों से एक खुशी हो रही थी कि एफआईएस कैश में खरीदारी कर रहे हैं, कल तो ये भी चला गया। मतलब खुशी नहीं है तो गम भी नहीं है। हाँ। मतलब खरीदते तो अच्छा, हाँ। नहीं खरीदते तब ठीक है भाई, अब हम क्या कर सकते हैं, ये तो आपकी मर्जी है। 800 करोड़ का बेचा है सामने। वायदा कारोबार में डेटा बहुत छोटे, स्पेशली जब एक्सपायरी का हफ्ता और मंथली एक्सपायरी का हफ्ता हो, जहाँ एफआईज एक्शन में ज़्यादा रहते हैं। सिर्फ 18 करोड़ का इंडेक्स बेचा है और 275 करोड़ के स्टॉक्स खरीदे हैं, वहाँ पर थोड़ी शॉर्ट कवरिंग की है। इसका मतलब क्लियर कट है कि वेट एंड वॉच के मूड में है एफआईज। तो एक दिन की बिकवाली से भी बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है, 4 दिन की खरीदारी हो इससे भी हम बहुत अति उत्साहित नहीं है जी। ठीक है ना। मतलब क्लियर है, रेंज बाउंड मार्केट को एफआईएस को ट्रेड करना है, ऊपर में बेचेंगे, नीचे में फिर लेंगे। जहां भी लगेगा कि 3-4-5 दिन में ओवर सोल्ड हो गया, चलो शॉर्ट काट लो, थोड़ा ले लो। जहां भी लगेगा 2-3 दिन में बढ़िया ज़्यादा जरूरत से ज़्यादा उछाल आ गया, थोड़ा बेच दो। ये सिंपल ट्रेड है दीप। ठीक है। जब तक इसमें कोई बदलाव नहीं होता तब तक हम ऐसे ही चलेंगे। पॉइंट नंबर 1। घरेलू फंड 550 करोड़ का खरीदा है, कोई बड़ी बात है नहीं। मतलब कोई एक दिन खरीद से हम उन पर भरोसा भी नहीं करते। वैसा हाल है कि हाँ, तो मतलब डेटा में कोई खास बदलाव उस हिसाब से है नहीं। अब आइए वायदा कारोबार के डेटा। सिंपल सबसे इंपॉर्टेंट डेटा जो आपके लिए है वो है 14,500। ओके। पुट में 41 लाख शेयर है, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, ये आपके लिए सपोर्ट है अब से लेकर एक्सपायरी तक बढ़ा। इसके बीच में 14,600 14,700 पर थोड़े थोड़े डेटा बने हुए 18-19 लाख शेयर के। खरीदारी के लिहाज से भी, बिकवाली के लिहाज से भी लगभग बराबरी का मामला हर 100 पॉइंट पर है। ऊपर में बड़ा डेटा 15,000 पर है, 43 लाख शेयर। तो ब्रॉड रेंज आपकी वही दिख रही है, 14,500 15,000 अब से लेकर एक्सपायरी तक। उसके बीचों बीच में 14,750 पे बंद हुए। इतना बैलेंस मार्केट है। सही बात है। और दूसरी तरफ जितने डेटा 14,600 700 के पुट पे हैं, उतने ही 14,700 800 900 के कॉल्स पे। तो एकदम बैलेंस्ड है मार्केट, तेजी और मंदी दोनों की तरफ। जितना ऊपर जा सकता है उतना नीचे जा सकता है, जितनी नीचे से ऊपर रिकवरी आ सकती है उतनी ऊपर से नीचे सेलिंग भी आ सकती है। एकदम बैलेंस मार्केट है। और इस बैलेंस मार्केट को ट्रेड करने का एकमात्र तरीका और सही तरीका यही है, आपको रेंज के ऊपरी एंड पर कॉन्ट्रा कॉल लेकर बेचना है, रेंज के निचले सिरे पर कॉन्ट्रा कॉल लेकर खरीदना है विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। क्योंकि किसी दिन रेंज को तोड़ा, एक बार तो तोड़ेगा ही, लेकिन उससे पहले 7-8-10 मौके दे देगा। अगर आपने वो मतलब सिंगल ले लिए तो आपके पास में कुशन हो जाएगा कि भाई 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस ट्रिगर भी हो गया किसी बार, तो कोई बात नहीं, हमने 4 बार 5 बार 40-50 पॉइंट 75 पॉइंट की ट्रेडिंग कर डाली। वो करके आप अपना कुशन बना लें, ये सिंपल है। अब आइए बैंक निफ्टी। सिंपल 33,000 34,000। हालांकि डेटा यहाँ बहुत कम है, 33,000 पर 8 लाख शेयर है पुट में, 34,000 पर 8 लाख शेयर कॉल्स में, बहुत कम है। मंथली एक्सपायरी के हिसाब से तो मतलब वो क्या बोलना चाहिए, चना मुरमुरा भी नहीं। बिल्कुल इतने छोटे डेटा है कि इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। तो हम ये लेवल्स आपको दे ही चुके हैं। 34,000 के ऊपर बढ़िया मूड बनेगा, 33,000 के नीचे बहुत ख़राब हो जाएंगे बैंक निफ्टी पर। सिंपल क्लियर है सर। तो ये आज का पूरा ट्रेड सेटअप। इंटरेस्टिंग डे होना चाहिए एक्सपायरी से 2 दिन पहले। देखते हैं आज बाजार क्या चाल दिखाते हैं। आइए आपको बता दें कौन से खबरों वाले शेयर्स हैं जहां पर रखनी है नजर, और साथ ही ब्रोकरेजेस का भी आज क्या कहना है। वरुण, कुशल और साथ ही आशीष हमारे साथ तैयार हैं। वरुण, गुड मॉर्निंग, आपसे शुरुआत करते हैं। बताएं ट्रिगर्स और खबरें कौन सी हैं। गुड मॉर्निंग दीप। देखिए, सबसे पहले ट्रिगर्स की बात करें तो आज बैंकिंग और एनबीएफसी काउंटर्स पे नजर होनी चाहिए, क्योंकि लोन मॉनिटरिंग केस में आज सुनवाई होने वाली है, तो वहाँ पे नजर रखिएगा। वेदांता का जो ओपन ऑफर है वो आज से खुलने वाला है, 23 मार्च से खुल के 7 अप्रैल को बंद हो जाएगा। 235 का प्रति शेयर का भाव है। कल्याण ज्वेलर के आईपीओ का शेयर अलॉटमेंट आज होने वाला है, और साथ ही में रोजरी बायोटेक पूंजी जुटाने पे बोर्ड की बैठक है। वहीं फोर्टिस मामले में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई जो है वो आज भी जारी रहेगी। कुछ स्टॉक्स डिविडेंड की एक्स डेट है। आईओसी इंटरिम डिविडेंड 3 रुपये प्रति शेयर का, बीएल इंटरिम डिविडेंड 1 रुपये 40 पैसे प्रति शेयर का है। तो यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट देखने मिलेगा। हमारी एक्सक्लूसिव खबर है एमएसटीसी को लेकर, तो यहाँ पे आपकी नज़र होनी चाहिए, क्योंकि एफएसएनएल यानी कि फेरो स्क्रैप निगम जो है उसका अगले वित्तीय वर्ष में जो विनिवेश है वो हो सकता है। एमएसटीसी की 100% हिस्सेदारी है इसमें। 31 मार्च तक ट्रांजैक्शन एडवाइज़र और लीगल एडवाइज़र और एसेट वैल्यूअर जो है
वो चुने जाने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं इस स्टॉक पे आपकी खास नज़र होनी चाहिए। वेरॉक इंजीनियरिंग QIP बुक खुल चुकी है इस कंपनी की। 395 रुपीज़ 41 पैसे प्रति शेयर के भाव पे जो फ्लोर प्राइस है वो तय किया गया है। निवेशकों को फ्लोर प्राइस पे अतिरिक्त 5% का डिस्काउंट पे शेयर अलॉट कर सकती है ये कंपनी। फाइनल प्राइस और रकम पर 25 मार्च को यहाँ पे फिर से बोर्ड बैठक करेगा। करंट मार्केट प्राइस करीब 406 के आसपास है। BML सरकारी हिस्सा खरीदने के लिए मिले काफ़ी सारे इसको एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो मिले हैं। अब दूसरे चरण में इसका जो विनिवेश निजीकरण की योजना है वो पहुंच चुकी है। दीपम सचिव ने ये बताया है। तो इसके लिए एक अच्छी खबर, BPCL सब्सिडरी कंपनी भारत गैस के विलय को बोर्ड से मंजूरी मिल चुकी है। इसके अलावा लिकर स्टॉक्स पर नजर रखिएगा क्योंकि दिल्ली सरकार ने शराब की खपत की सीमा जो है 25 साल से घटा के 21 साल कर दी है। साथ ही साथ शराब की सरकारी दुकानों पे सरकारी दुकान जो है वो बंद की जाएगी, केवल निजी दुकान जो है उसमें शराब बेची जाएगी। और दिल्ली में करीब 60% दुकानें जो है वो सरकारी है। तो इसके लिए जो लिकर स्टॉक्स है वहाँ आप नज़र रखिएगा। और ऑटो काउंटर में मारुति सबसे ज़्यादा रडार पे यही रहने वाला है क्योंकि मारुति अप्रैल से अपनी गाड़ियों के दाम जो है वो बढ़ाने वाली है। जो लागत लगातार बढ़ रही है इसके लिए दाम बढ़ाए गए हैं और 3 महीने में दूसरे बार मारुति की तरफ से दाम बढ़ाए गए हैं। ओके, तो मारुति दाम फिर से बढ़ाए गए हैं, लिकर स्टॉक्स फोकस में रहेंगे और वेरॉक के QIP भी लॉन्च हो गई है। कुशल, गुड मॉर्निंग, बताएं आपके पास आज कौन सी खबरें हैं? गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले M&M पर नजर रखिए क्योंकि भारत सरकार के साथ इन्होंने जो लाइट स्पेशलिटी व्हीकल सप्लाई करने का करार किया है वो काफ़ी पॉजिटिव हो सकता है और ये जो ऑर्डर है कुल 1060 करोड़ रुपए का है, तो यहाँ पर नजर रखिए। साथ ही KEC इंटरनेशनल यहाँ पर कंपनी को कुल 1430 करोड़ रुपए के करीब जो है ऑर्डर मिलते हुए दिखे हैं। पावर ग्रिड से ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट्स के लिए करीब 701 करोड़ का इनको ऑर्डर मिला है। साथ ही रेलवेज और सिविल्स के लिए भी इनको ये ऑर्डर्स जो है मिलते हुए नजर आते हुए दिख रहे हैं और जो कंपनी की ऑर्डर बुक है वो 11,000 करोड़ से ज्यादा की हो चुकी है। अब जुबिलेंट इंग्रेविया यहाँ पर राकेश झुनझुनवाला ने कंपनी में हिस्सेदारी अपनी बढ़ाई है। इनफैक्ट यहाँ पर जो परसेंटेज है 6.05% से बढ़ाकर 6.23% कर दी है और 19 मार्च को करीब 3 लाख शेयरों की इसमें खरीदारी हुई थी। साथ ही रेलटेल यहाँ पर इसके नंबर्स आते हुए दिखे हैं। Q3 के मुनाफा जो है वो करीब 62% बढ़कर 70 करोड़ पर आया है। साथ ही कंपनी की आय में भी 52% का उछाल हमें देखने को मिला है और ₹1 प्रति शेयर का डिविडेंड का भी ऐलान किया है। RVNL 26 मार्च को अंतरिम डिविडेंड पर इनकी बोर्ड बैठक होगी जिसकी रिकॉर्ड डेट 9 अप्रैल तय की गई है। साथ ही SBI लाइफ की भी अंतरिम डिविडेंड की बोर्ड बैठक 25 मार्च को होती हुई दिखेगी और इसकी रिकॉर्ड डेट 6 अप्रैल डिसाइड हुई है। वैभव ग्लोबल यहाँ पर बोर्ड से शेयर विभाजन के लिए मंजूरी मिलती हुई दिखी है। 1:5 जो है इस रेशियो में जो है शेयर विभाजन होता हुआ दिखेगा। साथ ही एडलवाइज यहाँ पर भी नजर रखिए क्योंकि यहाँ पर वेल्थ यूनिट में जो पैसिफिक अलायंस ग्रुप है उन्होंने करीब 2366 करोड़ रुपए का निवेश किया है और यहाँ पर अगर आप देखें तो एडलवाइज वेल्थ मैनेजमेंट ने करीब 800 करोड़ रुपए की आय जो है वो इनफैक्ट यहाँ पर 31 दिसंबर 2020 की जो 9 मंथ फिगर्स हैं वो 800 करोड़ रुपए के हैं। तो यहाँ पर भी आपको फोकस रखना होगा। 25 मार्च को अंतरिम डिविडेंड पर बोर्ड बैठक भी है। साथ ही बैंक्स फोकस में रहेंगे क्योंकि नए बैंक्स के लाइसेंस को फिर से मंजूरी देने की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई है। इनफैक्ट आरबीआई ने एक पैनल का भी गठन किया है बैंक एप्लीकेशंस को इवैल्यूएट करने के लिए। 5 मेंबर ग्रुप की ये कमिटी जो है ये बनाई गई है, तो यहाँ पर भी नजर रखिए। और साथ ही कुछ एक बल्क डील्स है मेरे पास, जहां पर सबसे पहले कोल्टे पाटिल डेवलपर्स यहाँ पर गोल्डमैन सैक्स इंडिया ने करीब 12.5 लाख शेयरों की बिकवाली की है 230 रुपये प्रति शेयर के भाव पर। वहीं अगर आप देखें तो यूनिफी कैपिटल ने ऑलमोस्ट 13 लाख शेयरों की खरीदारी की है सेम प्राइस पर। सफारी इंडस्ट्रीज यहाँ पर प्रमोटर ने बिकवाली की है 2 लाख शेयरों की 626 रुपये 22 पैसे प्रति शेयर के भाव पर। और कुछ एक इनसाइडर ट्रेड्स है जहां पर GNA एक्सेल्स पॉजिटिव प्रमोटर एक्शन दिखा है क्योंकि यहाँ पर करीब 5.25 लाख शेयरों की खरीदारी की है। 20 मार्च को इक्विटी में देखेंगे तो 2.5% है। गोदरेज इंडस्ट्रीज प्रमोटर ने भी यहाँ पर भी 16 मार्च को ऑलमोस्ट 85,000 शेयरों की खरीदारी की है। और अंत में वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट यहाँ पर प्रमोटर मैकिनो होल्डिंग ने 18 से 19 मार्च के बीच जो है ऑलमोस्ट 7.25 लाख शेयरों की बिकवाली की है। तो ये एक नेगेटिव प्रमोटर एक्शन वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट। ओके, तो ये है आपके लिए ढेरों फंड एक्शन, प्रमोटर एक्शन और साथ ही खबरों वाले शेयर्स। ब्रोकरेजेस का आज फोकस किधर है, आइए जानते हैं FIR में। गुड मॉर्निंग आशीष, बताएं आज की रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं?
गुड मॉर्निंग दीपांशु। देखिए बैंक्स जो आज जो है ब्रोकरेज हाउस है वो बैंक्स पर ज्यादा फोकस कर रही है। इंडियन फाइनेंशियल्स पर देखिए जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट आई है जहां पर ये कहा जा रहा है कि बाजार जो है कहीं ना कहीं जो असेट क्वालिटी का रिस्क है इसे थोड़ा सा इग्नोर करते हुए नजर आ रहा है। और FY22 में अगर आप देखें तो जो स्थिति है वो साफ होते हुए नजर आएगी। लेकिन अनिश्चितता के माहौल में भी अगर आप देखें तो इन्हें बड़े बैंक पसंद आ रहे हैं। ये कह रहे हैं कि ICICI बैंक, HDFC बैंक ये लंबी अवधि के लिहाज से इन्हें पसंद आ रहे हैं। लेकिन अगर रिस्की ट्रेड लेना है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बंधन बैंक पर भी आप फोकस कर सकते हैं। ICICI बैंक पर इन्होंने ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, 675 रुपए का लक्ष्य दिया है। एक्सिस बैंक पर तो रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया गया है, न्यूट्रल की रेटिंग दी है, लक्ष्य दिया 750 का, 717 के आसपास की कल की क्लोजिंग है। बैंक ऑफ बड़ौदा यहाँ पर जो है रेटिंग को अपग्रेड कर दिया है, ओवरवेट की रेटिंग दे रहे अपग्रेड करके 110 का ऊंचा लक्ष्य दिया क्योंकि 72 की ही कल की क्लोजिंग है। इंडसइंड बैंक यहाँ पर भी फोकस रखिएगा, क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट है, आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है 980 रुपए के लक्ष्य के लिए, 970 कल की क्लोजिंग है। कह रही कि मैनेजमेंट की तरफ से आउटलुक जो है पॉजिटिव नजर आ रहा है और कलेक्शन में वो देख रहे हैं कि हर महीने सुधार देखने को मिल रहा है जिसके चलते स्टॉक पर खरीदारी की राय दे रहे हैं। HDFC बैंक जेफरीज की रिपोर्ट है, खरीदारी की राय को बरकरार रखा है 1860 रुपए के लक्ष्य के लिए, 1474 कल की क्लोजिंग है। मान रहे कि रिटेल लोन्स में बढ़िया ग्रोथ देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर आप देखें तो बंधन बैंक, यहाँ पर गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट है, खरीदारी की राय को बरकरार रखा है 484 रुपए के लक्ष्य के लिए, 350 के करीब की कल की क्लोजिंग है। और जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे हैं कि वेस्ट बंगाल में जितने भी पार्टीज के अभी तक मैनिफेस्टोज आए हैं वहां पर कहीं भी लोन वेवर की बात नहीं की गई है, डेवलपमेंट की बात हो रही है जिसके चलते स्टॉक पर बुलिश है। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, यहाँ पर क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट है, आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है 1625 रुपए के लक्ष्य के लिए। ये कह रहे कि ग्रोथ में सुधार देखने को मिल रहा है, आगे जाकर मार्जिन और एसेट क्वालिटी में भी बढ़िया सुधार देखने को मिलेगा। HUL यहाँ पर फोकस रखिएगा, जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट है, ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 2550 रुपए के लक्ष्य, 2350 के आसपास की कल की क्लोजिंग है। ये मान रहे कि कुछ कैटेगरीज में इन्होंने प्राइस हाइक किया और मान रहे कि FY23 तक 17% की सालाना ग्रोथ EPS में देखने को मिल सकती है। फिलहाल के लिए आखिरी रिपोर्ट है टाटा मोटर्स पर, CLSA की रिपोर्ट है, खरीदारी की राय को बरकरार रखा है 425 रुपए के लक्ष्य के लिए। ओके, तो ये हैं वो तमाम रिपोर्ट्स जिन पर आज रहेगा एक्शन। ढेर सारी रिपोर्ट्स, ढेर सारा एक्शन इन सभी स्टॉक्स में। कुछ कुछ रिपोर्ट्स तो बेहद इंटरेस्टिंग और बेहतरीन भी। आइए बढ़ते हैं आगे। एक्शन को आगे बढ़ाने के लिए हमारे एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल हमारे साथ तैयार है और वक्त है पिक ऑफ द डे का। आप सबको गुड मॉर्निंग, शुभ शुरुआत कीजिए। अमरीश सर, गुड मॉर्निंग, आपसे करते हैं शुरुआत। आपकी पिक ऑफ द डे। मेरा पिक ऑफ द डे है भारती एयरटेल, क्योंकि आजकल हम लोग को देखना पड़ेगा कि विच इज द सेक्टर, विच इज द कंपनी विच विल नॉट गेट अफेक्टेड बाय सेकेंड वेव ऑफ कोविड। तो कोविड या नो कोविड, टेलीकॉम विल डू वेल। इसलिए मैंने भारती एयरटेल को देखा है। नाउ गिविंग द डिटेल्स, करेंटली लार्जेस्ट एक्टिव सब्सक्राइबर बेस लार्जेस्ट जियो का है, पर एक्टिव सब्सक्राइबर बेस लार्जेस्ट भारती का है, करीब 33 करोड़ सब्सक्राइबर्स और 97% ऑफ टोटल सब्सक्राइबर्स एक्टिव है अभी। एंड दिस इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी इन टेलीकॉम इन द लास्ट 2-3 मंथ्स। करीब 58 लाख सब्सक्राइबर ऐड किया जनवरी में। आरपू देखें तो इसका हाईएस्ट है 166 का है, जियो का 151 है, और इनका जो टारगेट है आरपू का इज 200 इन नियर टर्म एंड इन द मीडियम टर्म करीब 300 का आरपू होना चाहिए। तो आरपू यदि बढ़ता है तो सीधा प्रॉफिट बढ़ते हैं, क्योंकि बीच में एक्सपेंसेस बढ़ते नहीं है उतना जैसे आरपू बढ़ता है। 5G रेडी है, हैदराबाद में इन्होंने ऑलरेडी प्रूव किया है, और अभी स्पेक्ट्रम भी लिया है करीब 19,000 करोड़ का। इससे काफ़ी उनका जो स्पेक्ट्रम रिक्वायरमेंट था इट्स कम्प्लीटली मेट। फाइबर प्लान इनका करीब 1000 सिटीज़ में है, करीब 120 सिटीज़ में अभी है, पर ओवर द नेक्स्ट 1 ईयर नियरली 1000 सिटीज़ में हो जाना चाहिए। तो यदि मैं सम ऑफ पास करता हूँ, करीब इसका 720 का भाव होना चाहिए, पर भी मैं मीडियम टर्म का टारगेट 680 का रखता हूँ, और आज का जो इंट्राडे है करीब 540 तक जा सकता है। इंट्राडे टारगेट और आगे बड़े टारगेट्स के लिए आपको करनी है खरीदारी भारती एयरटेल में। ये है राय अमरीश सर की आती आपके लिए। और बड़े इन्वेस्टमेंट के लिहाज से लक्ष्य जो आपको रखने वो रखने 680 के 3 से 6 महीने के लिहाज से बड़े टारगेट्स अमरीश सर की तरफ। आइए हिमांशु जी, गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपकी पिक। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु, गुड मॉर्निंग टू द एंटायर पैनल। सर आई थिंक द पिक ऑफ द डे आज के लिए रहेगी DLF में। मुझे लगता है कि स्टॉक में एक अच्छा रिवर्सल पिछले 2 दिनों में बनते हुए नजर आया है। कल इनफैक्ट हमने देखा कि रियलिटी एज अ पैक्ट पूरे सेक्टर में यहाँ पर लॉन्ग एडिशंस देखने को मिले,
और डीएलएफ का चार्ट सजेस्ट करता है कि यहाँ से एक रिकवरी देखने को मिल सकती है। 292 का कल का क्लोज है। 300 302 के टारगेट्स के लिए डीएलएफ रहेगा आज पिक ऑफ द डे। 288 रुपए के नीचे का एक स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। ओके, डीएलएफ 302 तक के लिए। आइए सुमित जी, सुप्रभात, बताएं सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी। अनिल जी, मेरे को लगता है कि पिक ऑफ द डे के तौर पे फार्मा स्टॉक्स पे थोड़ा सा नजर रखना चाहिए और सिप्ला यहाँ पे मेरे को लग रहा है कि एक अच्छा अपसाइड मूव दिखा सकता है। कल हमने मोस्ट ऑफ द फार्मा स्टॉक्स में लोअर लेवल से बाइंग देखी, सिप्ला में भी ऐसा ही देखने को मिला है। स्टॉक ने 200 डीएमए को टेस्ट किया है और वहां से वापस से बाउंस दिखा है, तो सिप्ला में यहाँ से ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए। 770 772 के आसपास स्टॉक के अंदर खरीदारी बनती है, नीचे में 758 का स्टॉप लॉस बनेगा और ऊपर में 790 रुपए से लेकर 800 रुपए तक के टारगेट इमीडिएटली शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग के लिहाज से देखने को मिलेंगे और 800 का लेवल टूट जाता है तो एक अच्छी रैली की शुरुआत होगी फिर सिप्ला में। तो फिलहाल ट्रेडिंग के लिहाज से खरीदारी करें, 758 का स्टॉप लॉस और 790 से 800 रुपए तक के टारगेट होंगे सिप्ला के अंदर। परफेक्ट, तो ये है आपके लिए सिप्ला में खरीदारी करने की राय। वागले साहब, आप क्या खरीदेंगे? गुड मॉर्निंग। अनिल जी गुड मॉर्निंग। दीपांशु गुड मॉर्निंग। अनिल जी, मैं खरीदूंगा अंबुजा सीमेंट, जिसने कल एक मल्टीपल रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है। 290 का वो लेवल है, 296 का बंद है, 290 291 के लेवल ये काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस थे और इसके ऊपर अगर ये सस्टेन करता है, मुझे लगता है 310 के लेवल तक आज और कल में जाना चाहिए। तो मेरा स्टॉप लॉस होगा 291, टारगेट होगा 310। 291 का स्टॉप लॉस, 310 का टारगेट, खरीदारी करने की राय अंबुजा सीमेंट में। बंसल जी, आपका पिक ऑफ द डे आप बताएंगे या हम ही अंदाज लगा लें? यूबीएल या यूनाइटेड स्पिरिट्स, दोनों में से कोई एक होना चाहिए कायदे से। वैसे अगर रिसर्च के हिसाब से, फंडामेंटल्स और टेक्निकल के लिहाज से, दोनों लिहाज से खबर को मिलाकर देखें है ना, टेक्नो फंडा पे होना चाहिए। खबर तो आपने सुन ली ना, पता तो चल गया ना बंसल जी आपको खबर? हाँ अनिल जी, खबर तो सुन ली, बट अनिल जी खबर काफी साल, मतलब कि अनिल जी मोर देन 2 डिकेड्स लेट खबर आई है ये। 2 दशक पहले अनिल जी खबर आनी चाहिए थी, 2 डिकेड्स पहले आनी चाहिए थी। मैं आपका दुख दर्द समझ सकता हूँ। मतलब आपने अपनी उम्र बता दी, अब 45 साल है, करेक्ट? नहीं अनिल जी, इतनी भी कम नहीं अनिल जी, इससे बड़ी है। लेकिन अनिल जी, आपने अगर कायदे की बात करी है तो अनिल जी कायदा तो ये था, कल सुबह आपने बोला था कि टूवर्ड्स क्लोजिंग आप मस्ती की पाठशाला का टॉपिक देंगे, राइट? फिर टूवर्ड्स कल क्लोजिंग बोला कि आज मस्ती की पाठशाला का टॉपिक देंगे, और अब अनिल जी पिक ऑफ द डे और इन चीजों में अनिल जी वो मस्ती की पाठशाला का टॉपिक अनिल जी पब्लिक के साथ साथ हम भी अनिल जी वेट कर रहे हैं, तो पहले उसका समय बताएं कब उसको डिस्क्लोज कर रहे हैं आप? बस आज ही, पक्का 100% तैयार है। तो अनिल जी मेरा तो पिक ऑफ द डे अनिल जी ना यूबीएल है ना यूएसएल है, क्योंकि ये तो सब भांप लेते हैं, तो मैं थोड़ा सा सरप्राइज एलिमेंट रखा है और मेरा पिक ऑफ द डे है हिंडाल्को। मेटल्स पे तेज लग रहे हैं और हिंडाल्को काफी अच्छा लग रहा है। 331 331 का स्टॉप लॉस है, 355 के टारगेट के लिए हिंडाल्को पर खरीदारी की राय है। ओके, मेटल स्पेस मजबूत और यहाँ करें आप खरीदारी हिंडाल्को में। कुणाल जी, आप क्या खरीदेंगे? अनिल जी देखिए, गुड मॉर्निंग आपको, गुड मॉर्निंग दीपांशु को, और अनिल जी विशेष गुड मॉर्निंग राकेश जी को। और अनिल जी देखिए, उनको गुड मॉर्निंग करने की वजह यह है कि वो भूल गए अनिल जी, कल हमने यूबीएल पर चार्ट कॉर्नर की खरीदारी की राय दी थी। तो अनिल जी खबर तो कल रात को आई, शाम को आई, लेकिन हमें तो पहले ही अंदाजा हो गया था अनिल जी कि ये स्टॉक्स बढ़ेंगे। बिल्कुल सही वक्त पर कल आपकी यूबीएल की खरीदारी की खबर आई। मैकडोवेल भी डीप क्लोजिंग वाले शो में डिस्कस कर ही रहे थे कि धीरे धीरे मजबूती की संकेत दे रहा है। अब जो खबर आई कि दिल्ली में 25 साल से जो लीकर कंजम्पशन वालों की उम्र 25 साल से घटाकर 21 साल कर दी। ओके, तो ये बड़ी खबर है। बताएं कुणाल जी, आपका स्टॉक कल वाला तो आज कमाल करेगा ही, अब बताएं दूसरा स्टॉक आज के लिए कौन सा है? अनिल जी देखिए, ये शेयर मेरा नहीं अनिल जी, आपका है। वैसे तो देखिए सरकारी कंपनी है अनिल जी, लेकिन नाम के लिए सरकारी है, असल में ये अनिल सिंघवी जी की कंपनी है। स्टॉक का नाम है हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज, जिसमें मेरी खरीदारी की राय है। स्टॉक में अनिल जी काफी बड़ा करेक्शन आ चुका है, पहले बहुत तेज रफ्तार बढ़त आई, आपने जब इसको खरीदारी की राय दी वहां से स्टॉक ऑलमोस्ट डबल हुआ। डबल हो जाने के बाद इसमें अनिल जी करेक्शन हुआ, और करेक्शन होने के बाद अब एक बड़े सपोर्ट के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। मुझे उम्मीद है कि एक बहुत बड़ी रैली आपको स्टॉक पे देखने को मिलेगी। तो इन स्तरों पर क्योंकि सपोर्ट के करीब है, और आमतौर पर जब स्टॉक में करेक्शन आ जाता है तब हम उसको देखना बंद कर देते हैं, ये सही अवसर है स्टॉक को खरीदने का। 145 का एक स्टॉप लॉस रख लें पोजिशनल बेसिस पर, 2-2.5 रुपए नीचे,
और ऊपर 170 रुपए तक जाने की इसमें क्षमता दिखती है, 170। तो 170 का टारगेट रख ले। हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज पे खरीदारी की राय है, 145 का स्टॉप लॉस रखें। बिल्कुल, और आपके साथ हूँ मैं इस मामले में। और वाकई में इसमें जब से इसको शायद मेरे ख्याल से ट्रेड टू ट्रेड कैटेगरी में डाल दिया, उसके बाद और 5% का सर्किट हो गया, उसके बाद से लोगों का इंटरेस्ट थोड़ा सा इसमें कम हो गया। लेकिन डिलीवरी के लिहाज से, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से इसमें कोई डाउट नहीं कि एक बेहतरीन पिक है जो आपको बताना है इस वक्त। कुणाल जी, आइए कुछ और स्टॉक्स हैं जहाँ पर एक्शन भरपूर रहेगा, वहाँ पर राय ली जाए। BEML, बंसल जी इस पे इसके चार्ट्स देख के बताइए। जो दीपम सेक्रेटरी ने किया है वो ट्वीट और कहा कि बड़ा ज़बरदस्त रेस्पॉन्स आया है, कई कंपनियां इसके डाइवेस्टमेंट में इंटरेस्ट दिखा रही है। कल भी मजबूती के साथ बंद हुआ, अब क्या लेवल्स और स्टॉप लॉस रखने चाहिए इसके लिए? देखिए अनिल जी, कल जो लेवल्स दिए थे, कल के लेवल्स से अब ऊपर शिफ्ट हो गया है और अब जो ऊपर का लेवल आ रहा है वो 1340 का लेवल आ रहा है। 1340 के नीचे की क्लोजिंग होगी तब डिस्टॉर्शन है, एस टेक्निकली एकदम परफेक्ट ट्रेड है। और दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, काफी लोग चार्ट्स भी देखते हैं, तो चार्ट्स पर अगर एक इंडिकेटर है RSI, उसको प्लॉट करेंगे तो वो भी ऊपर के जोन में एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न फॉर्मेशन बना रहा है और ये स्टॉक ब्लास्ट के लिए तैयार हो रहा है। तो जिनके पास है होल्ड करें और करेक्शन पे खरीदारी की राय है। अल्टीमेटली इसकी जर्नी, अल्टीमेट टारगेट 1700 का है और 1340 के नीचे की क्लोजिंग है तब निकलने की राय होगी। 1700 के टारगेट्स के लिए इसको होल्ड रखें। 1340 के नीचे बंद हो तो ही आपको सोचना है कि करना क्या है, अदरवाइज बिल्कुल बने रहें, जमे रहें, ये है राय। अमरीश सर, 2 ऑटो स्टॉक्स पर आपसे राय लेना चाहता हूं। पहला है मारुति, जहां अप्रैल के महीने में फिर से गाड़ियों के दाम बढ़ेंगे, दूसरी बार दाम बढ़ाएंगे 3 महीने में। दूसरा है महिंद्रा एंड महिंद्रा M&M, जहाँ पर डिफेंस सेक्टर में गाड़ियाँ बेचने के लिए इन्होंने एक एग्रीमेंट किया है, करार किया है। 1300 लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल, 1060 करोड़ का ऑर्डर मिला है ये व्हीकल्स बनाने के लिए। इन दोनों कंपनियों पर आपकी राय? दोनों पे भी मैं पॉजिटिव हूँ, क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस ऑर्डर्स क्लियरली एक सेंटिमेंट बूस्टर है महिंद्रा एंड महिंद्रा के लिए। और एज फार एज मारुति इज कंसर्न, उन्होंने प्राइस बढ़ाया है, दैट इज पॉजिटिव, बट डिसेंट अमाउंट ऑफ दैट विल गो टुवर्ड्स एयरबैग्स। जो लोअर मॉडल है उसमें एयरबैग्स का कंपलसरी किया है, सो पार्ट ऑफ द एक्सपेंसेस वुड बी इन एयरबैग्स। पर भी बिकॉज ऑफ द प्राइस हाइक क्लियरली मार्जिन श्योरली विल इम्प्रूव। तो मारुति पे भी मैं पॉजिटिव हूँ। ओके, तो पॉजिटिव व्यू है मारुति और M&M दोनों पर। मारुति इन पर्टिकुलर थोड़ा अंडर परफॉर्म किया है बाकी ऑटो स्टॉक्स के मुकाबले में, पर देखते हैं इस खबर के दम पर आज ये किस तरह का एक्शन दिखाएगा। कुणाल जी, वरॉक इंजीनियरिंग कल टुवर्ड्स क्लोजिंग भी हमारे रेडार पर ही आया था, क्योंकि एंड में एक बड़ा स्पाइक आया था। अब पता चल रहा है कि QIP आ रहा है, इसलिए कल की क्लोजिंग के हिसाब से जो फ्लोर प्राइस है वो ऑलमोस्ट 3% का डिस्काउंट है और इसके ऊपर 5% का और डिस्काउंट मिल सकता है। फिलहाल चार्ट्स पर क्या राय रखेंगे जहां तक वरॉक का सवाल है? देखिए, एक सपोर्ट के आसपास से ये स्टॉक वापस ऊपर जाने लगा है दीपांशु, और मुझे लगता है कि काफ़ी मल्टीपल रेजिस्टेंसेस हैं। जैसे जैसे स्टॉक ऊपर जाएगा हर स्तर पर रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा। इमीडिएटली रेजिस्टेंस मुझे 421 के आसपास नज़र आती है। 421, 420 के रीजन में रेजिस्टेंस है, जो कि कल का डे हाई भी है, और उसके बाद फिर 460 रुपये की एक बहुत अहम रेजिस्टेंस है। तो मुझे लगता है कि कोई बहुत बड़ी रनअवे रैली बनेगी, इसकी संभावना मुझे कम दिखती है। 421 और 460 ये 2 लेवल्स हैं ऊपर की तरफ जिन पर हमें नजर रखनी। ओके, तो वरॉक पर रखिए नजर। कल शाम को QIP इन्होंने लॉन्च करी थी। सुमित जी, KEC इंटरनेशनल के साथ क्या करेंगे? बड़े ऑर्डर्स फिर से जीते हैं कंपनी ने, 1430 करोड़ के। अब ऑर्डर बुक 11,000 करोड़ के पार चली गई है। बीच बीच में मोमेंटम आता रहता है, हालांकि कल 2% नीचे था काउंटर। आपकी राय क्या है? दीपांशु, स्टॉक थोड़ा सा पिछले 7-8 दिनों से साइडवेज चल रहा है, लेकिन स्टॉक के अंदर ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है। तो ये साइडवेज मूव के अंदर बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है, जिसके अंदर 440, 447 के आसपास लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट कर सकते हैं। ऊपर में जैसे ये 455, 460 का लेवल तोड़ेगा, 455, 460 का लेवल तोड़ेगा, तो उसके बाद स्टॉक में एक मोमेंटम बढ़ेगा और 480 से लेके 500 रुपए तक के लेवल जल्दी ही KEC के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो जिन्होंने पोजीशंस बना रखी है KEC के अंदर, वो लोग पोजीशंस होल्ड करें। 440, 447 के बीच में फ्रेश खरीदारी करें 460 से 480 के टारगेट्स के लिए। हिमांशु जी, रेलटेल, इसके चार्ट देखिए, हाल ही की लिस्टेड कंपनी है, लेकिन कल इसके बाजार बंद होने के बाद नतीजाएं बेहद दमदार। आय बढ़ी है 52%, मुनाफा बढ़ा है 62%। स्टॉक कल भी भागा था काफ़ी तेज़ी से, और 1 रुपये का डिविडेंड का भी ऐलान किया है। तिमाही दर तिमाही भी आप देखेंगे तो आय 45% बढ़ी है और मुनाफा 30 करोड़ से बढ़कर 70 करोड़। ज़बरदस्त परफॉर्मेंस आई है इस स्टॉक की। इसके चार्ट पे क्या है आपकी राय?
अनिल जी, जैसा आपने बताया कि रीसेंट लिस्टिंग है तो बहुत ज़्यादा डेटा नहीं है, लेकिन जो शॉर्ट टर्म डेटा जो जितना भी अवेलेबल है उस चार्ट को देखते हुए सेटअप पॉजिटिव लगता है। मुझे लगता है 135 रुपए के नीचे के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर खरीदारी की जा सकती है, या जिनके पास पोजीशंस है वो होल्ड कर सकते हैं। अपसाइड में पहला रेजिस्टेंस, पहला टारगेट 145 146 रुपए का देखने को मिल सकता है। 146 के ऊपर अगर स्टॉक चलना शुरू होता है तो काफ़ी पॉजिटिव है, और उस कंडीशन में स्टॉक 150 के ऊपर निकलता हुआ देखने को मिल सकता है। ओके, बंधन बैंक, वागले साहब जरा इसके चार्ट देखिए। कल भी आपसे मैंने पूछा था, आपका कहना था कि 360 के ऊपर निकलेगा तो मजा आएगा और उसके बाद अच्छी मजबूती बनेगी, लेकिन 360 को कल तो पार नहीं कर पाया। आज करेगा क्या? गोल्डमैन की रिपोर्ट है, 484 का बड़ा टारगेट उन्होंने बंधन के लिए दिया है। खरीदना है अभी या किसी लेवल के बाद? बताएं सर। अनिल जी, अगर आपका पोजिशनल व्यू है तो मैं आज भी खरीदने को तैयार हूं, क्योंकि मुझे नहीं लगता ये 345 के नीचे जाएगा। ये थोड़ा सा साइडवेज टाइम स्पेंड कर सकता है, तो मोमेंटम अगर आपको पकड़ना है इंट्राडे ड्यूरिंग द डे तो 360 के ऊपर जाना ही बेटर होगा। तो 357 के स्टॉप लॉस से 372 375 के टारगेट्स के लिए अच्छा ट्रेड सेटअप बनेगा। अमरीश सर, एडलवाइस पर आपसे राय लेना चाहता हूं। खबर ये आई कि पीएजी जो एक बड़े इन्वेस्टर हैं, उन्होंने 2366 करोड़ रुपए में इनका वेल्थ मैनेजमेंट कारोबार वहां पर बड़ी स्टेक ली है। पहले से बातचीत चल रही थी और अब 25 तारीख को एक बोर्ड बैठक भी होने वाली है, उसमें इंटरिम डिविडेंड पर भी विचार किया जाएगा। क्या राय रखते हैं एडलवाइस पर सर? कुछ खरीदने का मौका है? एडलवाइस में तो दिस इज सेंटिमेंटली पॉजिटिव। जो खबर आई है सेंटिमेंटली पॉजिटिव है, थोड़ा बहुत बढ़ सकता है। बट देन वी शुड रिमेंबर कि लास्ट 1-1.5 साल से इतने कंट्रोवर्शियल न्यूज़ आ रहे हैं एंड एडलवाइस इज गिविंग क्लैरिफिकेशन, पर आई डोंट नो एज टू हाउ मेनी इन्वेस्टर्स आर रियली बिलीविंग दैट, क्योंकि इस पूरे बुल रन में वी हैव सीन दैट एडलवाइस हैज अंडर परफॉर्म। तो मुझे लगता है कि दिस इज ओनली सॉर्ट ऑफ अ पोजिशनल ट्रेड बिकॉज ऑफ दिस न्यूज़। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आई वुड से अवॉइड। ठीक है, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से अवॉइड करें, ये बेहतर है। लेकिन एक और स्टॉक है सुमित जी आपकी पसंद का, जो कल आपने रिकमेंड किया, RVNL। यहाँ पर खबर ये है कि 26 तारीख को 3 दिन बाद बोर्ड बैठक है इंटरिम डिविडेंड पर, और 9 अप्रैल को रिकॉर्ड डेट तय हो चुकी है RVNL पर डिविडेंड के लिहाज से। बताइए, आपके लेवल्स टारगेट्स कुछ रिवाइज करने हैं? अनिल जी, स्टॉक में मोमेंटम भी है और स्टॉक एक कंसोलिडेशन के बाद एक अच्छा अपसाइड मूव कल दिखाने का शुरुआत किया था। कल पहला दिन था, तो इस स्टॉक के अंदर यहां से मूव ऊपर का देखने को मिलना चाहिए। 32.5 से 35 तक के टारगेट जल्दी RVNL में आने वाले दिनों में ऊपर की तरफ देखने को मिलने चाहिए, तो पोजीशंस होल्ड करके चलने का सलाह रहेगा। अमरीश सर, ये जुबिलेंट इनग्रीविया, इस स्टॉक पर कोई राय रखते हैं? या जो जुबिलेंट लाइफ साइंसेज के डीमर्जर से ये कंपनी जो बनी, और खबर ये आई कि 19 तारीख को जब ये लिस्ट हुई थी तब राकेश झुंझुनवाला साहब ने अपनी हिस्सेदारी 3 लाख शेयरों से यहाँ पर बढ़ाई है। पहले 6% थी, अब 6.25% उनकी हिस्सेदारी हो गई है। उनकी जुबिलेंट लाइफ में भी हिस्सेदारी थी, कुछ शेयर तो वैसे ही मिले होंगे जब डीमर्ज हुए, कुछ और उन्होंने खरीदे हैं, और उन्होंने खरीदे हैं 3 लाख शेयर। बताएं सर। इनफैक्ट इस पे मैं उतना राय रखता नहीं हूँ, उतना ट्रैक भी नहीं किया है। कोई बात नहीं, नई लिस्टिंग है और डीमर्ज होकर आया तो जाहिर सी बात है कि रेडार पर हो, ज़रूरी नहीं है। GNA एक्सेल्स, हिमांशु जी इसके चार्ट्स देखिए। प्रोमोटर्स ने की है खरीदारी 20 तारीख को, लगभग 2.5% स्टेक बढ़ाई है उन्होंने, 5,31,000 शेयर खरीद कर। आपका भी इरादा है खरीदने का? अनिल जी, बिल्कुल। मैं कहूँगा कि चार्ट का सेटअप काफ़ी पॉजिटिव है। एक बहुत ही स्ट्रांग रैली स्टॉक ने विटनेस की थी जनवरी और फरवरी के मंथ में। 320 रुपये के ऊपर एक ब्रेकआउट आया था और स्टॉक 420 रुपये तक वर्टिकल रैली यहाँ पर दिखाता हुआ नजर आया था। अब उस अपसाइड की यहाँ पर रिट्रेसमेंट देखने को मिली है। मुझे लगता है कि बहुत शॉर्ट टर्म के नज़रिए से यहाँ पर खरीदारी की जा सकती है 350 के नीचे के स्टॉप लॉस के साथ, और अगर नज़रिया पोजीशनल है तो यहाँ पर 330 के नीचे के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी की राय रहेगी। अपसाइड में मुझे लगता है कि 400 से 410 रुपये तक के टारगेट्स नियर टर्म में देखने को मिल सकते हैं।